हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHDLA 137 की बुक जिसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल, उसके फर्स्ट यूनिट के थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, क्वेश्चन हमारा ये संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें और ये इस यूनिट का थर्ड क्वेश्चन है। इससे पहले मैं इस यूनिट के 2 क्वेश्चन की वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो है हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, किस तरह एक संप्रेषण जो होता है वो कंप्लीट होता है, उसकी किस तरह का प्रोसेस होता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ही हमें पता चल चुका है कि संप्रेषण की जो है एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। संप्रेषण किस तरह से पूरा होता है। वस्तुतः प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। प्राप्तकर्ता जो हमारी बात को सुन रहे होते हैं, रिसीवर्स, और जो संदेश वाहक होता है या फिर हम वक्ता भी बोलते हैं, जो बोल रहा होता है उसे वक्ता बोलते हैं। तो वक्ता से लेकर प्राप्तकर्ता तक जो संदेश पहुंच जाता है, उसके बाद वो प्राप्तकर्ता उसका फीडबैक भी देता है, तो उसी को ही संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार संप्रेषण के 3 हिस्से होते हैं: प्रेषक, संदेश और प्राप्तकर्ता। प्रेषक जो व्यक्ति अपनी बात को बोल रहा है या फिर हम इसको वक्ता भी बोलते हैं, वो हो गया। संदेश, जो संदेश भेजा जा रहा है वो संदेश हो जाता है। प्राप्तकर्ता जो उस संदेश को लेने वाला होता है उसे प्राप्तकर्ता बोलते हैं। पत्र इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। आप लोगों ने देखा होगा, 2 लोग होते हैं, पत्र जो लिखा जाता है वो 2 लोगों के बीच लिखा जाता है। कोई एक व्यक्ति होता है वो पत्र लिखता है, जिसको लिख रहा होता है, कोई एक व्यक्ति जो पत्र लिखता है उसे बोलते हैं हम प्रेषक। दूसरा व्यक्ति जो पत्र प्राप्त करता है उसे बोलते हैं हम प्राप्तकर्ता। और एक संदेश होता है पत्र का, मतलब कोई कोई ना कोई टॉपिक होता है। जैसे कि अगर हम अपने फ्रेंड को ही लिख रहे हैं तो किस लिए लिख रहे हैं, उसका हालचाल जानने के लिए लिखेंगे, या फिर अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए उसको पत्र लिख सकते हैं, या फिर अगर हम कहीं पर आए हुए हैं तो उसको वहां के बारे में बताने के लिए भी पत्र लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा पत्र हो जाता है। अब यहाँ पर हमारी एक प्रक्रिया दे रखी है संप्रेषण की पूरी, और यहाँ पर बताया जाएगा कि इसकी प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक डायग्राम की तरह बना रखा है। सबसे पहले स्रोत, सोचने की प्रक्रिया, अनुभूति, निर्णय क्षमता। स्रोत, जो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ सोच रहा है तो वो स्रोत हो जाता है, या फिर वो जिस चीज के बारे में बात कर रहा है, मतलब बताना चाहता है दूसरे को। तो फिर उसके बाद उसकी सोचने की प्रक्रिया या फिर उसकी अनुभूति या फिर निर्णय क्षमता आ जाती है। फिर उसके बाद जो माध्यम या फिर हम संदेश कहते हैं, जिस माध्यम से भी या तो बोलकर कहता है वो या फिर लिख कर कहता है, तो ये हमारा संदेश का माध्यम हो जाता है, संदेश पहुंचाने का। फिर सोचने की प्रक्रिया, अनुभूति या निर्णय क्षमता दूसरे व्यक्ति की, यही प्राप्तकर्ता की। जब प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंच जाता है तो फिर वो उसका फीडबैक देता है। तो इस तरह से संप्रेषण की प्रक्रिया जो होती है उसमें पूरे 9 तत्व शामिल होते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला तत्व है हमारा स्रोत। किसी भी संदेश का जन्म स्रोत से होता है। ये स्रोत कोई भी हो सकता है। वह स्रोत अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है। स्रोत मतलब कि जो भी व्यक्ति अपने विचारों को बताना चाह रहा है, या फिर हम उसे वक्ता कह सकते हैं, प्रेषक कह सकते हैं, तो वो स्रोत हो जाता है। इसके लिए वह अपने अनुभव और भाषा ज्ञान का उपयोग करता है। तो उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो भाषा होती है उसका अच्छे से उपयोग करता है, उसको अच्छे से मतलब उपयोग करके ही वो अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाता है। वे स्रोत या व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में ढालता है। मौखिक संप्रेषण के संदर्भ में इस स्रोत को वक्ता कहते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात कहता है तो उसे वक्ता बोलते हैं, लिखकर कहता है तो उसे प्रेषक बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा सबसे पहला जो तत्व है वो स्रोत हो जाता है। फिर उसके बाद है वक्तृत्व क्षमता। तो वक्तृत्व क्षमता वो होती है जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को भाषा में ढालकर अभिव्यक्त करता है। उसकी भी एक कला होती है, अपनी बात को किस तरह से हम कह रहे हैं दूसरे से। कोई लोग तो बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसी बात जो नहीं भी बोलनी चाहिए वो इतने अच्छे तरीके से बनाकर बोल देते हैं उसको कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और कभी कभार कुछ लोग नॉर्मल से भी बात बोलते हैं तो वो काफी मतलब अकड़ कर या फिर अच्छे तरीके से नहीं बोलते, बेकार से लहजे में बोलते हैं, उल्टे सीधे वर्ड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बुरे लगते हैं वो लोग और उनको गुस्सा आ जाता है उनकी बात करते ही। वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके जरिए अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सके और श्रोता उसके संदेश को समझ सके। तो अच्छे से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तीसरा है संदेश। तो वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। ये संदेश लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं और गैर मौखिक या आंगिक भी हो सकते हैं। भाषा में शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों, बिंब आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं।
तो संदेश वही होता है जो भी हम बात कहना चाह रहे होते हैं, किस माध्यम से हम कह रहे हैं, वो संदेश हो जाता है। तो संदेश लिखित हो जाते हैं, अगर हम किसी को अपनी बात लिखकर बताएं तो वो लिखित हो जाते हैं, बोलकर कह रहे हैं तो वो मौखिक संदेश हो जाता है। और कभी कभार हम अपनी जो है अंग जो होते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का भी प्रयोग करते हैं अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए, तो वो गैर मौखिक या फिर आंगिक हो जाते हैं। भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, तो व्याकरण का प्रयोग किया जाता है, इसमें व्याकरण के कारण संदेश का अर्थ बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा का अपना मुहावरा होता है, तो मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं कभी कभार हम संदेश को पहुंचाने के लिए। इतना डिटेल में नहीं करेंगे हम ज्यादा। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा माध्यम, तो हम किस माध्यम से पहुंचा रहे हैं। अगर बोल कर कह रहे हैं तो हवा माध्यम बन जाएगी, अगर लिख कर कह रहे हैं तो पेपर और पेन माध्यम बन जाते हैं। तो संदेश किसी माध्यम से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, किस माध्यम से पहुंच रहा है वो, वही हमारा माध्यम होता है। मौखिक संप्रेषण में हवा माध्यम होती है, वक्ता से श्रोता तक संप्रेषण हवा के माध्यम से होता है। वक्ता द्वारा बोला हुआ संदेश हवा में तैरता हुआ श्रोता तक पहुंच जाता है। अब तो रेडियो तरंगों, सैटेलाइट आदि के माध्यम से संदेश दूर दूर तक फैलाया जा सकता है। तो हवा जो होती है वो जो लोग बोलकर बातें करते हैं वो हवा उसका माध्यम हो जाता है। फिर जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ कुछ लोग जो है रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से जो है तरंगों द्वारा जो है अपना संदेश को दूसरों तक फैलाया जाता है, तो ये भी हमारे माध्यम हो जाते हैं। इसके अलावा लिखित संप्रेषण की स्थिति में लिपि माध्यम होती है जिससे हम आंखों से ग्रहण करते हैं, तो आंखें हमारे माध्यम हो जाती हैं। किस माध्यम से संदेश को ग्रहण किया जा रहा है। अब है प्राप्तकर्ता, तो प्राप्तकर्ता वही होता है जिस तक संदेश भेजा जाता है। वक्ता या स्रोत जिस तक अपना संदेश भेजना चाहता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। श्रोता कहते हैं सुनने वाले को, तो अगर कोई व्यक्ति बोलकर बातचीत कर रहा है तो वो सुनने वाला जो होगा वो श्रोता हो जाएगा, अगर लिखकर हो रही है तो वो प्राप्तकर्ता हो जाएगा, क्योंकि वो जो है संदेश को प्राप्त करेगा पेन पेपर के माध्यम से। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है जो संदेश ग्रहण करता है। ये भी हो सकता है कि संदेश जिसके लिए तैयार किया गया उसके अतिरिक्त दूसरे श्रोता भी उस संदेश को सुन ले और उन पर उस संदेश का प्रभाव पड़ सकता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड से बात करना चाह रहे हैं, उसको कुछ बात बताना चाह रहे हैं और हमारे आसपास हमारे कोई दूसरे फ्रेंड्स भी बैठे हैं, तो वो भी उस बात को सुन लेते हैं और कभी कभार कुछ ऐसी बात होती है जो वो सुनकर उनके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है और वो थोड़ा बहुत उन पर इफेक्ट पड़ जाता है उस बात का। तो ऐसा ज्यादातर जो है वो जब हम मौखिक संप्रेषण करते हैं उसमें ही होता है। अब है संदेश प्राप्ति। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को विचारों में ढालने की प्रक्रिया को संदेश प्राप्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डिकोडिंग कहते हैं। मतलब कि जब संदेश किसी को मिल जाता है फिर वो उसके बारे में सोचने लगता है कि अब मैं किस तरह से रिएक्ट करूं, तो वो संदेश प्राप्ति हो जाती है, जिसको हम डिकोडिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। सर्वोत्तम स्थिति वह होती है जिसमें श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को उसी तरह समझता है जिस तरह वक्ता कहना चाहता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी व्यक्ति को कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन मतलब हमने कह दिया उससे, लेकिन उसको वो कुछ और मतलब निकाल लेता है, कुछ और समझ जाता है। तो इस तरह से अगर कोई ऐसी बात है कि वो कुछ गलत समझ गया तो फिर हमारी बोलचाल बंद हो जाती है उससे। तो ये जो होता है सही तरह का, एक तरह से सही सफल संप्रेषण नहीं होता, ये असफल संप्रेषण होता है। तो असफल संप्रेषण, असफल संप्रेषण, इनके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम अभी यही देखते हैं संदेश प्राप्ति। सर्वोत्तम स्थिति वह होती है जिसमें श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को उसी तरह समझता है जिस तरह वो भेजना चाहता है। तो अगर जिस तरह से हम संदेश अपना दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं और उन तक वो संदेश वैसे ही पहुंचता है, तो वो सबसे अच्छी स्थिति होती है, उसको हम सफल संप्रेषण कहते हैं। श्रोता एवं वक्ता की भूमिका बदलती रहती है। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा तो वो सुनने वाला व्यक्ति श्रोता हो जाएगा, फिर वो सुनने वाला व्यक्ति बोलेगा तो जो जिसने पहले बात स्टार्ट की थी वो व्यक्ति श्रोता हो जाएगा। तो इस तरह से उन दोनों की स्थिति बदलती रहती है, अर्थात श्रोता वक्ता की भूमिका निभाने लगता है और वक्ता श्रोता बन जाता है। तो ये वाला जो तत्व है हमारा कंप्लीट हो गया है। सातवां तत्व है हमारा प्रक्रिया। वक्ता और श्रोता के बीच संवाद या आपसी बातचीत से ही संप्रेषण अपनी प्रक्रिया पूरी करता है। बड़ी मशहूर कहावत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब कि जब दो लोग बैठकर बात करते हैं तभी संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। जरूरी नहीं है वो बोलकर ही अपनी जो बात है, अपना जो संप्रेषण है वो पूरा कंप्लीट करें, उसकी प्रक्रिया को कंप्लीट करें। वो लिख कर भी कर सकते हैं। अगर कोई पत्र लिखा जा रहा है तो कोई अगर एक जिस भी व्यक्ति ने पत्र भेजा, सामने वाला उसको पत्र लिखकर उसका हालचाल पूछेगा, तो इस तरह से जो है लिखित रूप में संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। संप्रेषण या पूर्ण संप्रेषण पर यह बात भी लागू होती है।
श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संप्रेषण को प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं। तो जब आपस में लोग एक साथ बैठकर आमने सामने बातचीत करते हैं, फिर वो उसकी कुछ पलटकर जवाब देते हैं, तो वो फीडबैक हो जाता है। आमने सामने के संप्रेषण में जैसे कक्षा में पढ़ते शिक्षक और व्याख्यान सुनते विद्यार्थियों के बीच प्रतिक्रिया तुरंत हो जाती है। तो जो लोग बैठकर आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं या फिर पढ़ाई हो रही होती है स्कूल में, तो वहां पर जो है संप्रेषण की प्रक्रिया फौरन ही हो जाती है। लेकिन अगर हम लिखित संप्रेषण करते हैं तो उसमें ये जो प्रक्रिया होती है वो फौरन नहीं होती, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। प्रक्रिया शाब्दिक भी हो सकती है और गैर शाब्दिक भी हो सकती है। कभी प्रक्रिया मौखिक हो सकती है, कभी प्रक्रिया मौखिक हो सकती है, तो कभी श्रोता की आंखों या शारीरिक प्रतिक्रिया से भी पता चल सकता है कि वक्ता की बात का असर श्रोता पर क्या पड़ा। तो इस तरह से जो हमारे बॉडी लैंग्वेज होती है, जेस्चर्स, पोस्चर्स होते हैं, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संप्रेषण में। अब है संदर्भ। कोई भी संप्रेषण किसी न किसी संदर्भ से जुड़ा होता है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति बातचीत जो करता है कोई ना कोई टॉपिक होता है उसका। ये संदर्भ शारीरिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है और सांस्कृतिक भी। उदाहरण के लिए यदि आप दीवार में कील ठोक रहे हो और हथौड़ा आपकी उंगली पर लग जाए और वहां कोई न हो तो आपके मुंह से अपशब्द निकल सकता है। परंतु यदि वहां आपकी माँ या पिता मौजूद हो तो शायद आप शब्द आपके मुंह से ना निकले और आप कह बैठे ओ माँ या बाबूजी। तो संदर्भ ये हो जाता है हमारा, जैसे कि अगर कोई बड़े लोग हमारे सामने तो हम कुछ नहीं बोलते, कुछ गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं हो तो हमारे मुंह से कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाता है। तो ये हमारा संदर्भ हो जाता है। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो है पॉइंट वो है जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। संप्रेषण की प्रक्रिया में सहायक जिन तत्वों की चर्चा की गई वे आधारभूत तत्व हैं। इनके अलावा वक्ता के जीवन मूल्य और दृष्टिकोण का भी उसके विषय के चुनाव, शब्दों के चुनाव आदि पर असर पड़ता है। तो जीवन मूल्य जो है वो किस तरह का है और उसका जो दृष्टिकोण है वो किस तरह का है, उसका असर उसके शब्दों के चुनाव पर या फिर वो किस तरह के टॉपिक का यूज कर रहा है। किसी भी व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल होता है उसके अकॉर्डिंग वो बातचीत करता है, अपनी बातें स्टार्ट करता है। शब्दों का चुनाव भी वो उसी के अकॉर्डिंग करता है, उसके जो विषय होते हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। इसी प्रकार श्रोता के जीवन पर जीवन मूल्यों और दृष्टिकोण का असर भी उसके संदेश को समझने और व्याख्यायित करने पर पड़ता है। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है फिनिश हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इसके काफी सारे चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चन आंसर बोध प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।